हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा रहेगा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या रहता है कि मान लो ये मेरे पास दो चार्जेस हैं। ये मान लिया 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस मान लेंगे, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो R से रिप्रेजेंट कर ले। ये दोनों आपस में पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी पॉइंट चार्ज हम मान लिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो स्टैटिक का मतलब है चार्ज आर एट रेस्ट। जो चार्ज है, चार्जेस आर एट रेस्ट, चार्ज होंगे वो रेस्ट में होंगे। अब उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है ये या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। ओके, या तो अट्रैक्टिव होगी या तो रिपल्सिव होगी। अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, लेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ these two charges, or inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square which is equal to यहाँ पे लिख लेते हैं F is equal to K times Q1 Q2 by R square। और ये K है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसको हम कह सकते हैं। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है इन एसआई यूनिट में, वो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अब इसके बाद इसको लिखने का तरीका इस तरह से बन जाएगा। ये बन जाएगी फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, अब यहां से क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन रहेंगे यहां से एक बार मैं फॉर्मूला लिख लूं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए की वैल्यू बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या रहती है वो भी बताइए। इन दोनों के जो यूनिट रहेंगे उनके बारे में भी आप बताइए। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू लिख लेते हैं। जो के है कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम कह रहे हैं, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू रहती है ये रहती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एस आई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। ओके, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। अब ये यूनिट जो है, ये यूनिट किस तरह से आए उसके बारे में देख लेते हैं। इसकी यूनिट हम लिखेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर इस फॉर्मूले का यूज कर लो, किसी का भी कर लो, कहीं से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, F × R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये वैसे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है,
तो यहाँ से यूनिट देख लो, न्यूटन, और ये डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर, और साथ में इसके भी कूलम, इसके भी कूलम, तो कितना बन गया कूलम स्क्वायर इनवर्स। तो इसके यूनिट जो होंगे 1/4πε0 के यूनिट रहेंगे, वो रहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। और मैथमेटिकल इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। वो एप्सिलॉन नॉट है, इसके यूनिट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसके यूनिट क्या रहेंगे, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 Q2 बाय, वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितनी आएगी, ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 फोर्स इंटू आर। तो इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यूनिट फाइंड आउट कीजिए एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी के जो यूनिट है उनको फाइंड आउट कीजिए, तो वो क्या रहेंगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू जो रहती है वो रहती है हमारे पास 8.854 × 10⁻⁻12, कितनी 8.854 × 10⁻⁻12, और साथ में यूनिट जो यहाँ पे हमने निकाले कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1/4πε0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसमें इसके यूनिट क्या रहेंगे, और जब एप्सिलॉन नॉट होगा तो उसके वैल्यू क्या रहेगी, और उस टाइम इसके जो यूनिट हम फाइंड आउट करेंगे तो वो यूनिट क्या रहेंगे। इन दोनों को ध्यान से आप याद कर लीजिए और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अगर डेफिनेशन पढ़ लें तो एक डेफिनेशन बन जाती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और चार्ज बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और स्टैटिक का मतलब बताया था कि चार्ज एट रेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से इसका नेचर रहेगा वो देख लेते हैं। जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेंगे, मूव करेंगे, तो वो जनरेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कह लीजिए या प्रोड्यूस कह लीजिए, एक ही बात, प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल होगा, जो चार्ज पार्टिकल होगा, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो होगी, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल सा इतना ही पढ़ेंगे इसमें कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है कि जब चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। और जो कॉम्बिनेशन जो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वो हमारे पास बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और कई बार इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, क्या कहेंगे इसको हम, लॉरेंट्ज फोर्स। नेक्स्ट इसमें कि द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field give rise to force on moving charge and the force between charges is known as electromagnetic force। ठीक, अब इसमें इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब चार्ज रेस्ट में था तो इस कौन सी फील्ड बनाता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, जब चार्ज रेस्ट में हो तो वो कौन सी फील्ड बनाएगा, वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कौन सी फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज मूव करेगा तो वो बनाएगा कौन सी, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। कौन सी फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो ये क्वेश्चन
आता है, चाहे एग्जाम टेट का हो, एचपी टेट का हो, या फिर कमीशन वगैरह कहीं भी आप देख लें, तो ये क्वेश्चन की चांसेस हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इस फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहती हैं। जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, अप्रोक्सीमेटली उसके लगभग उसी के ही पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहती हैं कि इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स तो है, लेकिन उतनी ज्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स थी। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लें कि इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक पार्टिकल लो, दूसरा पार्टिकल लो, इनके सेंटर से एक लाइन क्रॉस करो और इस लाइन के अलोंग जो फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे सेंट्रल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स थी और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये भी सेंट्रल फोर्स है। अट्रैक्टिव है एज वेल एज रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव का मतलब है कि जब दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर दोनों आपस में सेम साइन के हुए तो सेम पोलैरिटी के हुए तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर अलग अलग पोलैरिटी के हुए तो आपस में ये अट्रैक्ट करेंगे। इट इज 10 पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं 1 यूनिट मानूं तो उसके कंपैरिजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो 10 पावर 36 मोर स्ट्रॉन्गर होगी इसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये 10 पावर 36 मोर स्ट्रॉन्गर होगी। ओके, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव नेचर कहने का मतलब है कि जो वर्क डन होगा बाय दिस फोर्स वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पाथ पे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगी इन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में, उसमें क्या एक्सचेंज हो रहा होगा? उसमें एक्सचेंज हो रहा होगा फोटोन। ये एक्सचेंज ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल इस फोर्स में क्या रहता है? वो रहता है फोटोन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें कि एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं? फोटोन। ठीक है, एचपी टेट में आने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, इसके बाहर ऑर्बिट बना लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, ऑर्बिट में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो मोशन रहता है किस किस का? इलेक्ट्रॉन का। ऑर्बिटल में या जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा होगा? वो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। एज वी नो, इस यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल या हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एटम से ही बना है। तो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहते हैं किसी भी चीज के? वो रहते हैं एटम। और एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। एटम से सभी हर चीज एटम से बनी है और एटम्स में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी क्या था? जो चार्जेस थे उन चार्जेस में तो अट्रैक्शन हो रही थी या उन चार्जेस में रिपल्शन हो रही थी। तो उसके बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है किसका एग्जाम्पल आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। यहाँ पे देख लो, द एटम्स ऑफ वन बॉडी, एक बॉडी के जो एटम्स होंगे अट्रैक्टेड बाय द एटम्स ऑफ अनदर बॉडी व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द अनदर। ओके, तो एग्जांपल इसमें आ जाएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में एक बॉडी के जो एटम्स हैं दूसरे बॉडी के एटम्स के साथ आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी, और ये एग्जांपल बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इसमें साथ में इलास्टिक फोर्स, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स ऑन अ बॉडी एंड स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जांपल आ जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। और इसको आप नोट कर लें, इन एग्जांपल में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ओके, तो आज हम
ये इसी के बारे में ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।